हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जितने भी लेक्चर्स हम करवाते हैं या करवाएंगे, उन सब के पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, और इसका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के डाल दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं और उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में मोटा मोटा क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देंगे, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में देखेंगे, बहुत तरह की फार्मिंग होती है। हमने 3 तरह की फार्मिंग पढ़ी है, प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में एक हमने प्लांटेशन को स्पेसिफिकली पढ़ा। उसके बाद हम क्रॉपिंग सीजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ और जायद। उसके बाद हम मेजर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो मेजर फूड क्रॉप्स है, इनको आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स वो जो कि हम खाते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स जो कि हम खाते नहीं हैं। अब ये जो फूड क्रॉप्स है, इनको आप वापस 2 तरीके से बांट सकते हो। एक है फूड क्रॉप्स ग्रेन वाले, एक है फूड क्रॉप्स विदाउट ग्रेन वाले। तो अब ये कौन कौन से हैं, इसको हम आने वाले डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। अब ये इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या होता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग आज भी खेती करते हैं और ज्यादातर लोग उस खेती से इतनी अच्छी आमदनी या इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो सरकार ने क्या क्या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज किया है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके और लोगों की आमदनी बढ़ सके। या फिर हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या किए हैं, मतलब सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई है। एक है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, एक है पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स, ताकि फार्मर को ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये हम पढ़ेंगे। ये है पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अब अगर हम बात करें तो हमने लेक्चर 1 के अंदर, जो हमारा लेक्चर 1 था, उसके अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जाना और टाइप्स ऑफ फार्मिंग जाना। अब ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ये 3 तरह की है, प्रिमिटिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टिंग फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में हमने प्लांटेशन को एक जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा। ये हमारा लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 की अगर अपन बात करें तो लेक्चर 2 के अंदर हमने जो है वो क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ा, या क्रॉपिंग सीजन भी आप उनको बोल सकते हैं। अब ये क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सीजन कौन से हैं, रबी हो गया आपका, खरीफ हो गया आपका, जायद हो गया। इसके बाद हमने मेजर फूड क्रॉप्स पढ़े, मेजर फूड क्रॉप्स। अब ये मेजर फूड क्रॉप्स में हम इसको 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक है आपके फूड, एक है आपके नॉन फूड। फूड को वापिस आप 2 तरीके से बांट सकते हो, ग्रेन और नॉन ग्रेन। हमने ग्रेन वाला पढ़ लिया है ये वाला, और नॉन फूड क्रॉप्स हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो ग्रेन में हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रेन में हमने पढ़ा सबसे पहले राइस पढ़ा, वीट पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर मेज पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर जो है वो मेज हो गया, फिर आपका हो गया मिलेट्स हो गए, फिर आपका इसके अंदर हो गया एक और मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हमने इतना सब पढ़ा है। मेज हो गया, वीट हो गया, और होगा जो मैं बता दूंगा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा।
अब आज की क्लास के अंदर हम जो है मेजर फूड क्रॉप्स ही पढ़ेंगे, मेजर फूड क्रॉप्स ही पढ़ेंगे। लेकिन मेजर फूड क्रॉप्स में अगर अगर दो हिस्सों में बांटे हैं तो फूड क्रॉप्स में वापिस दो तरीके से बांट सकते हैं, ग्रेन और नॉन ग्रेन, ठीक है। और फिर आ गया आपका नॉन फूड क्रॉप्स। तो आज की क्लास में हम नॉन ग्रेन फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल एंड एजुकेशनल नहीं, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के बाद टेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या सुधार किया है और इंस्टीट्यूशनली हमने क्या क्या सुधार किया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड क्रॉप्स जिनमें दाना नहीं है, नॉन ग्रेन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुगर केन के बारे में, ठीक है। अब शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री है और ये 25 है और ये 25 डिग्री है। अब ये जो 25 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में जो है और आपका 15 डिग्री से लेके, मतलब आप मान लो 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में जो है वो आप उसको ट्रॉपिकल भी काउंट कर सकते हो और सब ट्रॉपिकल भी काउंट कर सकते हैं। अब आपको पता है इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंस 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है। तो जो है शुगर केन कैसा क्रॉप है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इसमें टेम्परेचर हाई चाहिए 21 से 27, रेनफॉल इसकी 70 से 100 सेंटीमीटर है, सॉइल इसको वेराइटी ऑफ सॉइल मतलब बहुत सारी सॉइल में उग जाता है। रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के पास में है तो क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आती है तो गर्मी पड़ती है और जहां पे ट्रॉपिक्स होती है वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है, तो हॉट भी चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। इट रिक्वायर्ड मैनुअल लेबर फॉर सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब जो गन्ना है उसके अंदर बीज लगाने के लिए भी आपको मैनुअल लेबर चाहिए और हार्वेस्टिंग के लिए भी मैनुअल लेबर चाहिए, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये सब काम भी मशीनों से होने लगा है, ठीक है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ब्राजील क्यों है, क्योंकि ब्राजील की अगर आप लोकेशन देखोगे तो पूरी ट्रॉपिक्स के अंदर आती है और ये कैसा क्रॉप है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ शुगर जैगरी, खांडसरी और मोलासिस। ये जो शुगर केन है इससे आप क्या क्या बना सकते हो, चीनी बना सकते हो, गुड़ बना सकते हो, खांडसरी बना सकते हो, मोलासिस बना सकते हो। एरिया क्या है, लगभग लगभग पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी उगा सकते हो, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। पहले अगर आप देखोगे तो जो गन्ना है वो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता था, उत्तर प्रदेश, बिहार साइड में। अब आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो गन्ना ज्यादातर जो है वो साउथ में उगाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो ग्रोइंग कंडीशन जो है वो ज्यादा बढ़िया है साउथ के अंदर एज कंपैरेटिव टू नॉर्थ के अंदर। सेकंड है हमारा नॉन फूड ग्रेन्स में, नॉन फूड ग्रेन्स में नॉन ग्रेन्स, सॉरी फूड क्रॉप्स में नॉन ग्रेन्स। फूड क्रॉप पढ़ रहे हैं जिसके अंदर दाना नहीं है। तो ऑयल सीड्स की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन से ऑयल सीड्स के अंदर, जैसे हमने मिलेट पढ़ा था तो मिलेट में हमने कैटेगरीज पढ़ी थी कि मिलेट क्या है, मोटा अनाज, उसमें बहुत सारे मोटे अनाज है। वैसे ही ऑयल सीड जो है वो एक कैटेगरी है और इसमें बहुत सारे ऑयल सीड्स आते हैं। कौन कौन से हैं, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सेसमी है जिसको अपन तिल बोलते हैं, सोयाबीन है, कैस्टर सीड है, कॉटन सीड है, लाइन सीड और सनफ्लावर सीड है। इट कवर्स 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। भारत में जितनी भी खेती होती है उसका 12% एरिया जो है वहां पे ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। तो सबसे बड़े एरिया में कौन सा क्रॉप उगाया जाता है, सबसे बड़े एरिया में राइस उगाया जाता है, उसके बाद आपका जो है वो व्हीट उगाया जाता है और थर्ड नंबर कौन सा है वो आप मेरे को कमेंट करके बताना, वो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा है। 2018 में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेपसीड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। ज्यादातर इंडिया अगर सेकंड है तो आप मान के चलो कनाडा है। दो ही कैटेगरी है, शुगर केन के अंदर ब्राजील आगे है और रेप सीड के अंदर कनाडा आगे है, बाकी ज्यादातर कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें चाइना आगे इंडिया से। मोस्ट ऑयल सीड्स आर एडिबल एंड यूज्ड इन कुकिंग एंड सम आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट्स। ज्यादातर जो ऑयल सीड है वो खाने या कुकिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऑयल सीड जो है वो रॉ मटेरियल भी काम करते हैं अदर इंडस्ट्री के लिए, साबुन बना दिया, कॉस्मेटिक्स बना दिए, ठीक है। आगे देखो ऑयल सीड्स अब अपन स्पेसिफिक पढ़ेंगे। सबसे पहला है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट जो है कोई खरीफ क्रॉप है। अब ये खरीफ क्रॉप कौन सा होता है, समर क्रॉप।
जो बारिश में उगाया जाता है, अकाउंट्स हाफ ऑफ द टोटल ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड। अब जब मैंने बोला ऑयल सीड्स का कितना एरिया है, 12%। अब इस 12% में भी हाफ किसका है, ग्राउंड नट का, तो जो है वो आपका 12% जो है, सॉरी ये तो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जितना भी ऑयल सीड प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो 50% प्रोडक्शन है वो किसका आ रहा है, आपका ग्राउंड नट से आ रहा है। बाकी सारे जो है ये 50% इकलौता है और बाकी सबको आप मिला दोगे तो इनका 50% है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो ऑयल सीड्स उगाए हैं तो 500 ग्राम तो ग्राउंड नट है और 500 ग्राम में ये सब आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑयल सीड है वो ग्राउंड नट है। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राजस्थान सेकंड है, तमिलनाडु थर्ड है। लाइन सीड और मस्टर्ड की बात करोगे तो ये रबी क्रॉप है। सेसमी की बात करोगे तो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड्स की बात करोगे तो खरीफ और रबी क्रॉप, इसको दोनों उगाया जाता है। कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको आप खरीफ भी उगा सकते हो और रबी भी उगा सकते हो। कुछ क्रॉप ऐसे हैं जो नॉर्थ इंडिया में उसको एज अ खरीफ क्रॉप उगाते हैं लेकिन साउथ इंडिया में उसको एज अ रबी क्रॉप उगाते हैं। तो जहां पर ये कैटेगरी आ रही है कि उसको रबी भी उगा रहे हैं और खरीफ भी उगा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो लगभग हर कंडीशन में उग सकता है। ठीक है, आगे देखोगे तो टी की बात करेंगे हम। 2018 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, फर्स्ट चाइना है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब ये जो टी प्लांटेशन है ये किसके अंदर आता है, कमर्शियल फार्मिंग में। और कमर्शियल में भी कौन सा, प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, एक ऐसी खेती जहां पर एक ही तरीके का क्रॉप उगाया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग है मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। लीव्स आर प्रोसेस्ड इन फील्ड ओनली टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। अब ये जो चाय है इसकी जो पत्तियां तोड़ी जाती है उसको फील्ड में ही प्रोसेस कर दिया जाता है ताकि वो जो पत्ती है वो फ्रेश रहे, वो खराब नहीं हो। इट इज अ बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया। चाय को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया लेकिन आज ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा हम लोग चाय पीते हैं। जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसके जो टी प्लांटेशन थे उनके मालिक ब्रिटिशर्स थे, लेकिन आज के समय में इंडिया में जितने भी टी प्लांटेशन है उनके मालिक कौन है, इंडियंस। टुडे मोस्ट ऑफ टी प्लांटेशन ओनर्स आर इंडियंस। टी इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट। जैसे हमने शुगर केन में पढ़ा कि शुगर केन ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल है, वैसे चाय भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों है। रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल कैसी चाहिए, डीप, फर्टाइल, वेल ड्रेन, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब गहरी जो सॉइल की थिकनेस है वो ज्यादा होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए सॉइल, वेल ड्रेन मतलब पानी जो है वो जमा नहीं होना चाहिए, रिच इन ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, जो कार्बन कंटेंट अपन जिसको बोलते हैं वो ज्यादा होना चाहिए। क्लाइमेट कैसा चाहिए, इसको वार्म चाहिए और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल ईयर। मतलब गर्म मतलब हॉट भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, वार्म क्लाइमेट चाहिए और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब कि ओस पड़ के जो है उस पर पत्तियों पे ओस गिर गई तो पत्तियां खराब हो गई, ऐसी अपने को नहीं चाहिए। लीव्स ग्रो वेल, ठीक है, ऐसे क्लाइमेट में। रेनफॉल कैसे चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्रीक्वेंट शावर, एक साथ सारी नहीं हो जाए, रह रह के इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बारिश हमको चाहिए। फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव, अगर फ्रीक्वेंटली बारिश हो रही है, इंटरवल के साथ हो रही है तो इसकी लीव जो है वो अच्छे से ग्रो करेगी। लेबर जो है अबेंडेंट एंड चीप लेबर, क्योंकि इसमें पत्ती तोड़ने का काम है तो आपको बहुत सारी लेबर चाहिए और सस्ती लेबर चाहिए, क्योंकि अगर लेबर महंगी होगी तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एरिया क्या है, मेनली ये आसाम के अंदर उगाया जाता है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। ज्यादातर आपको जो हिल स्लोप्स हैं उन पे आपको टी का प्लांटेशन देखने को मिलेगा। फिर हम कॉफी की बात करते हैं। कॉफी जो है हमारा फोर्थ फूड क्रॉप है, नॉन ग्रेन वाला। अरेबिया का वेराइटी ऑफ इज मोस्टली ग्रोन इन इंडिया विच इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम यमन। इंडिया में जो कॉफी उगाई जाती है उसका नाम है अरेबिका और ये कॉफी कहाँ की है, यमन की है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटी इट इज डिमांड अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी क्वालिटी बढ़िया है तो ये वर्ल्ड में बहुत डिमांडेड है। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन स्टार्टेड इन बाबा बुदान हिल्स, कर्नाटका। इनिशियली कर्नाटका के बाबा बुदान हिल्स में इसका कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ और आज भी उसी एरिया के अंदर कॉफी उगाई जाती है। एंड इवन टुडे कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। नीलगिरी जो पहाड़ियां हैं वहां पर इसकी खेती होती है। अगर आपको ऊटी, अगर आप कहीं कभी घूमने गए होगे तो आपको देखा होगा कि ऊटी के आसपास जितना भी खेती होती है वो आपका कॉफी का प्लांटेशन होता है। ठीक है, इसके आगे अगर अपन देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं और आपके वेजिटेबल्स आ जाते हैं। 2018 की बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, फर्स्ट कौन है, चाइना। चाइना हर में, अगर इंडिया सेकंड है तो मान लो फर्स्ट चाइना है।
सिर्फ इंडिया सेकंड शुगर केन में और फर्स्ट ब्राजील है। इंडिया थर्ड रेप सीड में, फर्स्ट कनाडा और सेकंड चाइना है। इंडिया प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया में ट्रॉपिकल फ्रूट्स और टेम्परेट फ्रूट्स भी है। जो 25 डिग्री के ऊपर है वो टेम्परेट जोन आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंगो उगाया जाता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस उगाए जाते हैं आपके नागपुर और चेरापूंजी में। बनाना उगाया जाता है आपका केरला में। लीची गुआवा उगाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार में। पाइनएप्पल्स उगाए जाते हैं आपके मेघालय में। ग्रेप्स उगाए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स उगाए जाते हैं आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इंडिया इज ऑल्सो प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल मटर हो गया, पीज, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो। मतलब इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरली बहुत रिच कंट्री है। लगभग हर वैरायटी की खेती यहाँ पर होती है, क्योंकि क्लाइमेट बहुत बढ़िया है इंडिया का, बारिश बहुत अच्छी होती है और सॉइल जो है वो भी बढ़िया है। लेकिन आज के टाइम में हम जो है वो फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड्स यूज करके हम हमारी सॉइल फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। बाकी इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत रिच कंट्री है अगर हम इसको ढंग से यूज करें तो। ये थे हमारे फूड क्रॉप्स जो कि नॉन ग्रेन वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स, रबर। अब जैसे रबर को आप खा तो नहीं सकते, लेकिन इन सबको आप खा सकते हो। ये खाने वाले क्रॉप्स है जिनमें बीज नहीं। एक खाने वाले क्रॉप्स है जिनमें बीज है। जैसे राइस का तो दाना होता है ना, राइस का दाना होता है, वैसे ग्रेप्स का दाना, ग्रेप्स को खुद ही आप उसको खाते हो, दाने समेत आप उसको खा लेते हो। मैंगो को आप खा लेते हो, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स में ग्रेन और नॉन ग्रेन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। पहला है रबड़। रबड़ जो है वो इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मतलब ये जो इक्वेटर है इसके 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के अंदर जितना भी आ रहा है उसको हम इक्वेटोरियल जोन बोलते हैं। बट अंडर सम कंडीशन इट इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप। लेकिन कुछ कंडीशन में इसको आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप के जैसे भी उगा सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि ट्रॉपिक्स के पास में तो गर्मी चाहिए और बारिश बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट मॉइस्ट एंड ह्यूमिड, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ए ईयर, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में गर्मी भी बहुत है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है और बारिश भी बहुत है, तो वो वाली कंडीशन आप इसमें लगा दो। इट इज अ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब ये जो रबर है इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, क्योंकि इस रबर से ही रबर बनता है आपके, इस रबर से आपके टायर्स बनते हैं और भी बहुत सारे रबर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ से बनते हैं। एरिया क्या है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइबर क्रॉप्स की बात करेंगे। फाइबर क्रॉप्स मतलब ऐसे पौधे जिनके जो अपने पास फाइनल प्रोड्यूस आएगा उसका अपन धागा बनाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स जैसे आपका कॉटन हो गया, आपका जूट हो गया, आपका हेम्प हो गया और आपका नेचुरल सिल्क हो गया। ये हेम्प क्या है, कैनाबिलिस जो पौधे होते हैं उन पौधों में से रेशे निकाले जाते हैं और उसका धागा बनाया जाता है। डिराइव फ्रॉम क्रॉप्स, और ये नेचुरल सिल्क जो है डिराइव फ्रॉम सिल्क वूम फेड ऑन दी मलबरी लीव्स। सेरिकल्चर क्या बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर दी सिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। तो फाइबर क्रॉप्स हमारे पास में 3 है, कॉटन, जूट और हेम्प। लेकिन एक फाइबर क्रॉप हमारे पास और है जिसको हम सिल्क बोलते हैं, जो कि क्रॉप नहीं है लेकिन वो जो है वो क्या बोलते हैं आपका वर्म से बनता है, ठीक है। सिल्क वर्म से बनता है जो कि मलबरी लीव्स को खाते हैं और अपने आसपास एक जो है वो एक कवच जो है वो बना लेते हैं। उस कवच का जो है वो अपन उसको उबाल के उससे धागा निकालते हैं, ठीक है। कॉटन, कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है लेकिन इसको 6 से 8 महीने चाहिए। जैसे शुगर केन है उसको भी लंबा टाइम चाहिए, वैसे कॉटन को भी लंबा टाइम चाहिए। इंडिया इज ओरिजिनली होम फॉर कॉटन प्लांट। कॉटन जो है वो ओरिजिनली इंडिया में ही उगता है, इसलिए इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा रिच थी, जो कि ब्रिटिशर्स ने आने के बाद खराब कर दी। इंडिया इज इट इज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। रिक्वायरमेंट क्या है, लगभग हर जगह, लेकिन ब्लैक सॉइल चाहिए इसको। सॉइल कैसी चाहिए, ब्लैक सॉइल, टेम्परेचर हाई, वाटर लेस, रेनफॉल, इरिगेशन। क्लाइमेट कैसा चाहिए, 210 दिन, फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। मतलब गर्मियों का है, खरीफ क्रॉप है तो पारा नहीं पड़ना चाहिए, फॉग नहीं पड़नी चाहिए, तो ये वरना खराब हो जाएगा। एरिया क्या है आपका, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी और भी बहुत सारे एरिया जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है।
जूट अगर अपन बात करेंगे तो जूट का एक दूसरा नाम है गोल्डन फाइबर, क्योंकि ये गोल्डन कलर का दिखता है इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल कैसी चाहिए, वेल ड्रेन्ड मतलब पानी रुके नहीं, फर्टाइल, न्यू एलुवियल सॉइल जो कि फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है, तो आपका बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन में अच्छा उगता है। टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड। एरिया क्या है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय। यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान मतलब धागा, और कारपेट। क्या क्या बनाया जाता है इसका। जूट इज लूजिंग इट्स मार्केट टू नायलॉन, ये आपका एक सवाल बन सकता है कि जो जूट है वो नायलॉन से अपना मार्केट लूज कर रहा है। क्यों लूज कर रहा है, क्योंकि जूट जो है वो महंगा है और नायलॉन जो है सस्ता है, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट एज कंपैरेटिव टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल। जूट को एज आप पैकिंग मटेरियल यूज करते हो तो गनी बैग्स आपको महंगे पड़ते हैं एज कंपैरेटिव टू प्लास्टिक के जो बैग्स हैं। गनी बैग्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, क्योंकि सिंथेटिक मजबूत भी है और सस्ता भी है, इसलिए जो है जूट को आजकल लोग अपना नहीं रहे। तो ये तो बात हमने की मेजर क्रॉप्स की। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की। अब ये इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आपको करने क्यों है, इसलिए करने हैं क्योंकि भारत में आबादी जितनी है उसकी 2/3 आबादी आज भी खेती करती है और उनका सोर्स ऑफ इनकम उस खेती पे है, और जितने लोग एम्प्लॉयड है उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं खेती के अंदर दिक्कत है। तो सरकार क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है ताकि खेती का प्रोडक्शन बढ़ सके, लोगों की आमदनी बढ़ सके, या सरकार ने पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चेंज किया है, किसानों के लिए ऐसा क्या किया है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए और किसानों की जिंदगी खुशहाल हो जाए। ठीक है, व्हाई टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है। सबसे पहले एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर, बहुत पुरानी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड ऑफ 60% ऑफ पॉपुलेशन, 60% भारत की जनता खेती के ऊपर निर्भर है। इरिगेशन सोर्स हैव इंक्रीज, स्टिल मेनी डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। जितने लोग खेती करते हैं भारत में ज्यादातर उनके पास में इरिगेशन सोर्स नहीं है। हालांकि रिसेंट टाइम में इरिगेशन सोर्स बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर जो किसान है वो सीजन में एक ही खेती करते हैं, खरीफ वाली खेती, क्योंकि रबी खेती के लिए उनके पास पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है उनके पास में, इतना खर्चा नहीं है उनके पास में, तो साल में एक ही फसल ले पाते हैं। अगर उनके पास इरिगेशन का सोर्स होगा तो साल में 3 फसल ले सकते हैं, तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन उनके पास इरिगेशन सोर्स नहीं है तो वो एक ही खेती ले पाते हैं। पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, हेंस फूड्स डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट द लैंड इज लिमिटेड। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन लैंड तो हमारे पास उतना ही है ना, तो उसी लैंड से हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसलिए जरूरत है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की। एक्सप्लॉइटिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर विद टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हिंडर्स द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप खेती करते हो और उसमें आप कुछ नया टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे हो, तो धीरे धीरे वो जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी और उसका प्रोडक्शन भी कम होता जाएगा। अगर फर्टिलिटी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो आपको टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। तो हम क्या क्या लेकर आए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। सरकार ने क्या क्या किया, सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई खेती को बढ़ाने के लिए। रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर एग्रीकल्चर, आजादी के बाद भारत में क्या क्या रिफॉर्म्स लिए हमने। सबसे पहला हमने किया लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म क्या है, आजादी के समय क्या था, क्योंकि जमींदारी सिस्टम चलता था ब्रिटिशर्स और मुगल्स के टाइम पे, तो कुछ लोगों के पास में बहुत बड़ा लैंड था लेकिन कुछ लोगों के पास में लैंड ही नहीं था। तो भारत सरकार ने क्या किया कि जिनके पास ज्यादा लैंड है उनसे लैंड लेके गरीबों के अंदर बांट दिया। ठीक है, इसको लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, लेकिन हालांकि ये इंडिया में कहीं अप्लाई हुआ नहीं वेस्ट बंगाल को छोड़ के। इट वॉज अ मेजर फोकस ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान बट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ठीक है, लैंड रिफॉर्म क्या था कि मैक्सिमम एक आदमी के पास 400 बीघा जमीन होगी, उससे ज्यादा जमीन नहीं होगी। तो अगर उसके पास 400 बीघा से ज्यादा जमीन है तो सरकार ने वो जमीन लेके गरीबों में बांट दी, इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, क्योंकि आपको पता है भारत में जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका मतलब पिताजी के अगर 4 बच्चे हैं तो पिताजी की प्रॉपर्टी उन चारों में डिवाइड हो जाएगी। तो पिताजी के पास अगर 1 बीघा जमीन है तो उनके 4 बच्चे हैं, तो फिर जो है उनके 0.25 जो है वो बीघा आएगा और उसके अंदर वो क्या ही खेती कर लेंगे। तो लैंड को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, टू स्टॉप फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड। अगर मान लो छोटे छोटे लैंड है तो क्या कर सकते हो आप, इन सारे छोटे छोटे लैंड को मिला लो और सारे मिलके इस पे खेती करो।
क्योंकि अगर हर एक इंडिविजुअल आदमी अलग अलग खेती कर रहा है तो उसका कॉस्ट लग रहा है, लेकिन आप सब मिला लोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगा। फिर मार्केट में आप वो बेच के जिनका जितना लैंड था उतना आप आपस में बांट दो। तो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड ये है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स का स्टैब्लिशमेंट करें ताकि किसानों को जो है वो कम ब्याज पे लोन मिल सके। किसानों को जो खेती के लिए यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, सीड चाहिए, वो उनको मिल सके। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को हमने अबॉलिश कर दिया कि कोई भी अब जमींदार नहीं है, अब सरकार जो है वो देखेगी, जमींदार टैक्स नहीं लेगा इनसे, ठीक है। जमींदार जो है वो लोगों के लैंड को कंट्रोल नहीं करेगा। Introduction of agricultural reforms in 1960s and 70s based on package technology. Government started green revolution and white revolution. सरकार ने जो है 1960s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया व्हीट और राइस के लिए, और व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया दूध के लिए। ऑपरेशन फ्लड, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, बट गॉट सक्सेसफुल इन पार्ट्स ओनली। ये ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सक्सेसफुल रहा, और आपका जो व्हाइट रेवोल्यूशन भी है वो भी आपका गुजरात वाले रीजन में सक्सेसफुल रहा। तो ये तो हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, लेकिन इससे हमको पता चला कि भारत में जो खेती है उसकी दशा इतनी सुधरी नहीं है। तो फिर हमने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी कुछ ना कुछ किए। तो 1980s और 19 आते आते कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड मतलब अब हम जो है वो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल दोनों पे ध्यान दे रहे हैं कि सरकारी कैसे कर सकते। आजादी के बाद हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया, लेकिन 80s के बाद हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स दोनों पे ध्यान दिया। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो उसको उसका मुआवजा मिल जाएगा। Establishment of ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक प्रोवाइड लोन टू फार्मर ऑन लो इंटरेस्ट रेट। किसान को पास पैसा नहीं होता तो वो मनी लेंडर से पैसा लेता था, तो उसमें वो डेट ट्रैप में पड़ जाता था। लेकिन सरकार ने ग्रामीण बैंक चालू किए, कोऑपरेटिव चालू किए, बैंक चालू किए जो किसानों को लो इंटरेस्ट पे ब्याज दे सके, ताकि वो अपने खेती का जो उसका खर्चा है वो उससे निकाल सके। इंट्रोडक्शन ऑफ केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड एंड पीएएसआई, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब केसीसी में क्या है ना, केसीसी एक कार्ड है, किसान कार्ड है, जो वो किसान कार्ड बैंक में जाके उससे वो लोन अप्लाई कर सकता है जो है आसान किस्तों पर। और केसीसी पे और भी बहुत सारे जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसी के साथ सरकार ने जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी निकाला, जिसमें मान लो कोई किसान है वो खेत पे काम करता हुआ अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सरकार उसको एज ए इंश्योरेंस के रूप में पैसा देती है। स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स और इंट्रोड्यूस ऑन टीवी एंड रेडियो। रेडियो पे किसान टीवी चला गया है, डीडी किसान आता है, जिसके अंदर किसानों को अलग अलग क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन दी जाती है, आने वाला वेदर कैसा होगा उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो उससे किसान पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि हम क्या करें तो हमारे को जो है वो बेहतर एडवांटेज मिलेगा। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने किसानों की फसल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया कि तुम्हारी फसल इतने रुपए में तो खरीद लेंगे, ठीक है। रिन्यूमरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप टू चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय स्पेकुलेशन एंड मिडलमैन। गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर किया कि जो किसान है उसका जो है वो जो जिसको अनाज बेच रहा है, जैसे किसान मंडी में जाके एक आदमी को अनाज बेचता है और वो आगे बेचता है, तो सरकार ने ये मेक श्योर किया कि जो मिडल मैन है ये किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं करे और उनके क्रॉप की फेयर प्राइस उनको दे किसानों को, ठीक है। तो ये हमने इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स किए। इसके अंदर एक कंसेप्ट आपका आप बॉक्स देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है भूदान और ग्रामदान। इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं, ऑपरेशन व्हाइट किसको बोलते हैं, सॉरी ऑपरेशन फ्लड किसको बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन को। वैसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन कौन सा है आपका, भूदान और ग्रामदान, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, दूध के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, व्हीट और राइस के लिए। तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ था, भूदान और ग्रामदान। इसमें क्या है, गांधी जी के जो स्पिरिचुअल हायर थे जिनको विनोबा भावे बोलते थे, उन्होंने गांधी जी के मरने के बाद पूरे भारत में पद यात्रा स्टार्ट करी। जब वो पद यात्रा करते थे तो गांव वालों से मीटिंग करते थे। ऐसे ही वो एक जगह पहुंचे पंचमपाली, वहां पर वो मीटिंग कर रहे थे तो वहां पे कुछ किसान खड़े हुए और बोले कि हमारे पास खेती के लिए लैंड नहीं है, तो खेती हम कैसे करें। तो वहां पर एक आदमी था जो विनोबा भावे की मीटिंग में आया था और वो बड़ा लैंडलॉर्ड था, तो उसने क्या किया, अपनी जो जमीन थी वो उन किसानों के अंदर बांट दी। तो जब उसने अपनी जमीन बांटी, एक तरह से डोनेट की, तो उसको हमने बोला भूदान, भूमि का दान। वैसे ही बड़े बड़े जमींदारों ने
अपने पूरे पूरे गांव दान कर दिए, उसको हमने बोला ग्राम दान। ठीक है। विनोबा भावे, स्पिरिचुअल हेयर ऑफ महात्मा गांधी, ही बिलीव्ड इन गांधीजी's कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। गांधी जी का एक कंसेप्ट था ग्राम स्वराज। इसका मतलब गांव जो है वो खुद इंडिपेंडेंट है, गांव अपनी सारी प्रोडक्शन और जो मार्केटिंग है वो खुद कर सकता है। अगर गांव डेवलप होंगे तो देश का विकास होगा। मतलब गांव जो है खुद इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि गांव में रहने के लिए आपको जो आवश्यकता है वो सारी आपको वहीं से मिल जाएगी। After Gandhiji's martyrdom, he traveled parts of country on foot पद यात्रा and spread Gandhiji's teaching. गांधी जी की टीचिंग करने के लिए पूरे भारत में पद यात्रा की। Once at पंचमपाली आंध्र प्रदेश, पंचमपाली आंध्र प्रदेश में some landless labor demanded land from विनोबा भावे, लेकिन विनोबा भावे के पास तो लैंड था नहीं, तो वहां पर एक आदमी था श्री रामचंद्र रेड्डी, donated 60 acres to 80 landless laborers. It was known as भूदान। श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 लैंडलेड किसानों में बांट दी, तो वो डोनेट की, तो उसको हमने बोल दिया भूदान। बाद में यही आइडिया को विनोबा भावे जहां पर जाते थे वहां पर स्प्रेड करते थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर और भी लोगों ने अपनी जमीनें दान की, उसको हमने भूदान बोला। लेकिन जहां पर जमींदार थे जिन्होंने अपने पूरे गांव ही दान कर दिए, उनको हमने बोला ग्राम दान। इन रिजल्ट सम जमींदार डोनेटेड सम विलेजेस टू लैंडलेस लेबर, इट वाज नोन एज ग्राम दान। However, some donated land in fear of land sealing act। क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे, तो इसका मतलब कोई आदमी के पास 400 बीघा से ज्यादा जमीन हो नहीं सकती, तो वो वैसे ही चली जाती। तो लोगों ने बोला जमीन ऐसे ही जा रही है तो क्रेडिट ले लेते हैं, दान कर देते, कम से कम नाम हो जाएगा। तो कुछ जमींदारों ने तो डर के कारण दी और कुछ ने सही में दी। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। सॉरी, मैं इनको डिलीट कर देता हूं ना। ठीक है, ये था आज का चैप्टर, जिसके अंदर हमने आज पढ़ा मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स हमने कौन से पढ़े? पहला हमने पढ़ा फूड क्रॉप्स, और फूड क्रॉप्स में हमने कौन सा पढ़ा? नॉन ग्रेन। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन फूड क्रॉप्स, और उसके बाद हमने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा आपका मंडे शाम। और नेक्स्ट लेक्चर कौन सा पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि हमको नेक्स्ट लेक्चर ये करना है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी। आपको अगर आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए। हम मिलते हैं आपको मंडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।